हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं प्रीति गुप्ता एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, और हमने आपको बताया था कि हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे भारत में समाजशास्त्र का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं भारत में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, और आज भारत में समाजशास्त्र अपने किस स्थिति में मौजूद है। दोस्तों, आधिकारिक रूप से पश्चिमी समाजों की तुलना में भारत में समाजशास्त्र की स्थापना एक नई घटना हो सकती है, किंतु अनौपचारिक रूप में या इनफॉर्मल रूप में यह अपने अत्यंत प्राचीन रूप में सदैव से भारत में विद्यमान रहा है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि में उस समय की जीवन शैली व सामाजिक व्यवस्था का आपको स्पष्ट दर्शन हो जाएगा। और इस संदर्भ में हम यहाँ तक कह सकते हैं कि ऋग्वेद हमारा पहला भारतीय समाजशास्त्रीय ग्रंथ है, क्योंकि साथियों, ऋग्वेद वो पहला ग्रंथ है जिसमें भारतीय जीवन पद्धति की चर्चा की गई है, उसमें उसका विस्तृत उल्लेख हमको मिलता है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद जो है कोई एक ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसको किसी निश्चित समयावधि में किसी एक व्यक्ति ने लिखकर पूरा कर दिया और उसे संसार को व्यवस्था बनाने के लिए सौंप दिया। नहीं, ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो अनेक कालखंडों में अनेक ऋषियों मुनियों द्वारा तैयार किया गया और जिसमें तत्कालीन समय की समस्त राजनैतिक घटनाओं, जीवन शैली का वर्णन मिलता है, साथ ही साथ उसमें इतिहास का वर्णन भी मिलता है, और जिनसे हम उस समय की सामाजिक व्यवस्था का आसानी से पता लगा सकते हैं। साथियों, इस युग में भी अगर हम बात करें तो इस समय यानी जो हमारा इस समय पीरियड चल रहा है, तो इस समय में भी इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि केवल इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, अपितु कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्राचार्य द्वारा रचित नीति शास्त्र, मुगल काल में रचित आईना अकबरी आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिनका यदि व्यवस्थित तरीके से रिव्यू किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, और वो भी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर उसका एनालिसिस किया जाए, तो उस समय विद्यमान सामाजिक संस्थाओं, प्रथाओं, परंपराओं, आदर्शों तथा मूल्यों के विषय में हम बहुत ज़्यादा बहुमूल्य जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से प्राचीन ग्रंथों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जिन विद्वानों ने अध्ययन व विश्लेषण किया, उनमें प्रोफेसर विनय कुमार सरकार, प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील, डॉक्टर भगवान दास तथा प्रोफेसर केवल मोटवानी के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। साथियों, विनय कुमार सरकार ने कल्चर एंड ह्यूमन प्रोसेस तथा क्रिएटिव इंडिया फ्रॉम मोहन जोदाड़ो टू द एज ऑफ रामाकृष्णा नामक पुस्तकों में भारत के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किए जाने वाले अध्ययनों के एक नए युग का सूत्रपात भी किया और अन्य विद्वानों को ऐसे अध्ययनों की आवश्यकता के विषय में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसी प्रकार प्रोफेसर ब्रजेंद्र शील ने पॉजिटिव साइंस ऑफ द एंशिएंट हिंदूज नामक पुस्तक में पुरातन हिंदुत्व की व्याख्या सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत की। डॉक्टर भगवान दास ने अपनी प्रख्यात पुस्तक द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में मनु की सामाजिक व्यवस्था, या जिसको कह सकते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था, जिसे हम लोग वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या व विवेचना इस प्रकार प्रस्तुत की कि उसके आधार पर आधुनिक समय में बिखरती हुई भारतीय सामाजिक व्यवस्था को फिर से संगठित किया जा सकता है। प्रोफेसर केवल मोटवानी ने भी अपनी एक बुक इंडियाज एंशिएंट लिटरेचर एंड इंट्रोडक्टरी सर्वे में
प्राचीन परंपराओं के संदर्भ में हिंदुत्व की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। बीच में लोगों ने इन विद्वानों की उपरोक्त कृतियों को भुला सा दिया। माने इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी लोगों ने उन चीज़ को भुला दिया, लगभग वो कहीं समय के गर्त में खो सी गई। लेकिन अब जब फिर से प्राचीन सामाजिक व्यवस्था व सामाजिक विचारधारा के अध्ययन के महत्व को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़ा है, तो आज के समाजशास्त्री एक बार फिर इनके अध्ययन के प्रति सजग हो उठे। और ऐसी अवस्था में सरकार, शील, दास, मोटवानी आदि विद्वानों के प्रारंभिक प्रयास भारत में समाजशास्त्र के विकास की आधारशिलाएं बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ 1917 से समाजशास्त्र के आधुनिक युग का सूत्रपात होता है, जब प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील की प्रेरणा से कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत ही समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। उस समय प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ फिलॉसफी के टीचर थे, फिर भी उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में अपनी विशेष इंटरेस्ट डेवलप किया और कंपैरेटिव सोशियोलॉजी पर एक लेक्चर दिया। 1917 में ही प्रोफेसर शील मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त हुए तथा 1920 के लगभग इन्होंने अपने प्रयासों से ही समाजशास्त्र विषय को वहाँ बीए की कक्षाओं में पढ़वाया जाना शुरू कर दिया। इस संदर्भ में A.R. वाडिया का योगदान भी बहुत खास रहा। यहाँ एक बात और कहना चाहेंगे हम आपसे कि इसी समय डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, श्री विनय कुमार सरकार, डॉक्टर D.N. मजूमदार, प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस जैसे प्रतिभाशाली समाज वैज्ञानिक, ये सभी के सभी प्रोफेसर शील के ही शिष्य थे, उनके ही स्टूडेंट रहे। और इन सभी लोगों ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही विकसित अपनी प्रतिभा को देश के अन्य प्रांतों में फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि जब हम भारतीय समाजशास्त्रियों की चर्चा करते हैं साथियों, तो हम भगवान दास हैं, राधा कमल मुखर्जी हैं, D.N. मजूमदार हैं, निर्मल कुमार बोस हैं, हम इन सबको पढ़ते हैं। इन सबको पढ़े बिना, जाने बिना हम भारतीय समाजशास्त्र को साथियों जान ही नहीं सकते। पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र का विकास तीव्र गति से हो रहा था। ऐसे में भारतीय विद्वानों का ध्यान भी भारत में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने की ओर गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर सर्वप्रथम 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य शुरू हो गया। इधर 1919 में अंग्रेज विद्वान प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स की देखरेख व निर्देशन में समाजशास्त्र में पीजी यानी एमए की कक्षाएं स्टार्ट हो गई। उधर 1917 में प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील की प्रेरणा से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के साथ समाजशास्त्र विषय की भी स्थापना हुई। प्रोफेसर शील ने समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में बहुत खास रुचि दिखाई और कंपैरेटिव सोशियोलॉजी पर एक बहुत विस्तृत व्याख्यान भी दिया। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्रिश्चियन एंड वैष्णव ट्रेडिशन और ओरिजिन ऑफ रेसेस नामक पुस्तकों की रचना भी इन्होंने इस समय कर डाली। इससे समाजशास्त्रीय अध्ययनों की लोकप्रियता बढ़ी। उधर 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के नेतृत्व में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को भी मान्यता मिल गई। 1924 में डॉक्टर G.S. घुरिये ने बम्बई यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष पद संभाल लिया। डॉक्टर घुरिये ने लगभग 40 समाजशास्त्रीय पुस्तकों की रचना की और समाज को भौतिक भारतीय स्वरूप प्रदान करने में सफल रहे। यानी उनकी पुस्तकों से, उनके सिद्धांतों से समाजशास्त्र भारत में भौतिक रूप से स्थापित हो गया। मैसूर यूनिवर्सिटी में 1923 में और 1930 में पूना यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग का प्रारंभ हुआ और पूना में श्रीमती इरावती कर्वे जी ने विभागाध्यक्ष का पद संभाला।
भारत में व्यापक प्रसार का युग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 1947 के बाद शुरू होता है, जब एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन एक के बाद एक लगातार सारी यूनिवर्सिटीज़ में फैलता चला गया। इस समय प्रोफेसर के.एम. कपाड़िया, डॉक्टर पी.एन. प्रभु, डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास तथा डॉक्टर ए.आर. देसाई जैसे प्रख्यात समाजशास्त्रियों ने घुरिये जी से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हुए भारत के समाजशास्त्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान भी दिया। डॉक्टर कपाड़िया ने हिंदू नातेदारी, हिंदू किनशिप तथा भारतीय विवाह एवं परिवार के संबंध में अपने अध्ययन और एनालिसिस को, मैंने अपनी स्टडी और एनालिसिस को अपनी दो बड़ी फेमस पुस्तकों में, एक हिंदू किनशिप 1947 में आई और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया 1956 में जो आई, उसमें उसको प्रस्तुत किया। डॉक्टर घुरिये ने भारतीय जाति तथा वर्ग व्यवस्था के संबंध में अपने सिद्धांत को अपनी एक बहुत फेमस बुक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में प्रस्तुत किया, जिसका संशोधित और परिवर्धित रूप भी प्रकाशित हुआ और उसमें इस पुस्तक का नाम बदलकर कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन रखा गया, जो हम आज भी पढ़ते हैं। इसी क्षेत्र में डॉक्टर पी.एन. प्रभु का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका जब तक नाम, उनके कार्यों की चर्चा न की जाए तो भारतीय समाज को समझना थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है। डॉक्टर पी.एन. प्रभु ने अपनी सबसे इम्पोर्टेंट कृति जो थी उनकी, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो 1954 में आई थी, आज भी बड़े चाव से पढ़ी जाती है। इस पुस्तक में उन्होंने जाति प्रथा, आश्रम व्यवस्था जैसे विषयों का सविस्तार विश्लेषण प्राचीन हिंदू ग्रंथों के आधार पर आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत भी किया है। और आज की स्थिति ये है कि देश के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम कॉलेजेस में यूजी और पीजी लेवल पर सोशियोलॉजी की टीचिंग हो रही है, उसका अध्यापन हो रहा है। आज अनेक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में इससे रिलेटेड रिसर्च वर्क भी खूब अच्छे से पूरे देश में हो रहा है। फ्रेंड्स, इधर लखनऊ यूनिवर्सिटी में सन 1921 में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र विभाग के साथ प्रारंभ हुआ। सन 1956 में समाजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग से अलग हुआ, लेकिन अर्थशास्त्र से अलग होने के बाद वो समाज सेवा विभाग यानी सोशल वर्क के डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंट हो गया। सन 1972 तक ये दोनों डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से काम करते रहे और उसके पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के लिए एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थान मिला। वह एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हुआ। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रख्यात जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के संस्थापक प्रोफेसर भी थे। कुछ समय के लिए उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय का उपकुलपति भी बनाया गया, परंतु अपनी मृत्यु के दिन तक यानी 1968 तक वे तन मन से समाजशास्त्र की सेवा में जुटे रहे। डॉक्टर मुखर्जी ने क्षेत्रीय समाजशास्त्र, मूल्यों का समाजशास्त्र, कला का समाजशास्त्र, संस्कृति व सभ्यता का समाजशास्त्र आदि इन क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दिया और जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम भी रोशन किया। वे भारत में भारत के सोरुकिन के नाम से विख्यात हुए और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आध्यात्मिक स्तर पर भी उन्होंने भगवद गीता जैसे ग्रंथ की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जैसे कि उनकी कृति द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम में आप स्पष्ट रूप से उसको देख सकते हैं। उनके द्वारा रचित लगभग 52 किताबें या 52 पुस्तकें भारतीय समाजशास्त्र की आज भी अमूल्य व अनुपम निधि हैं। उनमें हम कुछ कृतियों के नाम लेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। रीजनल सोशियोलॉजी, द थ्योरी ऑफ आर्ट एंड मिस्टिसिज्म, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट, द डायनामिक्स ऑफ मॉरल,
इंडियन सिविलाइजेशन, द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यू, ये वो इनकी कृतियां हैं जिनसे आज भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी जो हैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के अतिरिक्त जो भारत के टेक्निकल मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं या सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनमें भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, इनमें भी समाजशास्त्र का अध्ययन होता है। आईआईटी कानपुर और दिल्ली में तो समाजशास्त्र पर शोध कार्य करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यानी हम कानपुर और दिल्ली में जो आईआईटीज़ हैं, वहाँ की आईआईटीज़ में हम सोशियोलॉजी में रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। इन संस्थानों में इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी और अर्बन सोशियोलॉजी की स्टडी पर विशेष बल दिया जाता है। दोस्तों, न केवल तकनीकी संस्थानों अपितु देश के अनेक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में समाजशास्त्र को अपना एक खास स्थान प्राप्त है। जैसे पंतनगर, कानपुर, इलाहाबाद और फैज़ाबाद की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें समाजशास्त्र की पढ़ाई एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में होती है। क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ का जो बेस है वो ग्रामीण जीवन से संबंधित है, कृषि उद्योग से संबंधित है। तो इस कारण ऐसे विश्वविद्यालयों में, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं दोस्तों कि समाजशास्त्र आज के समय में एक ऐसा विषय है जो न केवल एक सामाजिक विज्ञान है, बल्कि देश के तमाम तकनीकी संस्थानों में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में, आईआईटीज़ में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एक पैठ बना चुका है और इसीलिए उसको एक विशिष्ट स्थान भी प्राप्त है। यानी समाजशास्त्र, हम गर्व, एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हम गर्व से कह सकते हैं कि समाजशास्त्र न सिर्फ भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में अपना एक स्थान बना चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना इस वीडियो में कि भारत में समाजशास्त्र कैसे आया और कैसे उसका विकास हुआ। अब हम फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति की, यानी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए, हमें सुनते रहिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।